नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में करेंगे दर्शन पूजन। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से जुड़ी चुनौतियों और रणनीति पर चर्चा के लिए सीबीआई का सम्मेलन आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नार्को, आतंकवाद, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर भी होगी बात। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। विभिन्न अहम मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। गाजा शांति योजना को भारत का समर्थन। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कहा, 2 स्टेट सॉल्यूशन ही स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता। और दक्षिण भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश होने की संभावना। आने वाले कुछ दिनों में ओडिशा, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी हो सकती है बारिश। आइए सभी समाचार को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देने वाले हैं। पीएम मोदी कुर्नूल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, उनसे औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे विस्तार को नई गति मिलेगी। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह है। अपने आंध्र प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री राज्य को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है, उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीज़ें, जैसे अपन देखें गूगल का गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में आज टीसीएस आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में सीपी आ रहा है, विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं। ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है। अरे ऐसा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, उनमें 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की कुर्नूल 3 पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, 4,920 करोड़ रुपए की ओरवारकल औद्योगिक क्षेत्र और कड़प्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला, सव्वावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला, 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं। खुशी की बात है यहाँ पर। ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा जीएसटी को, वो जीएसटी के स्लैब्स कम करने के वजह से पूरों को, सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने, पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये जीएसटी के वजह से पहले ही सबको, हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई जीएसटी स्लैब्स कम करने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कुर्नूल, और यहाँ पर आप देखें उत्साह देखने को बनता है एनडीए के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि तमाम निवेश प्रस्तावों की झड़ी लगी है जब से राज्य में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी है, और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पैकेज दिए गए हैं। और यहाँ जीएसटी पर राहत मिलने के बाद खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी आंध्र प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंध्र प्रदेश के दौरे की शुरुआत श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजन और दर्शन से करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंध्र प्रदेश दौरे की शुरुआत नंदयाल जिले से करेंगे। पीएम श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। ये पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक ही मंदिर परिसर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का होना इस मंदिर को ऐतिहासिक बनाता है। मोदी आने के खुशी में हम लोग पूरा लोग आ गया। हार्टली वेलकम टू मोदी सर। जो प्रधानमंत्री साहब ये आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को आने वाले हैं, ये तो दुनिया का टाइगर है। जब प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं ऑटोमेटिकली इधर डेवलपमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। प्रधानमंत्री जो हमारा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं श्रीशैलम में, हमें बहुत खुशी की बात है। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है और ये हमारा बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का प्रजा जो है बहुत ही खुशी है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए, जो कि ज्योतिर्लिंगों में आता है, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। बड़ी मान्यता सुनी थी और यहाँ के दर्शन करके मन को प्रसन्नता मिली। जैसे कि इंडिया में 12 है ज्योतिर्लिंग। अभी हमने रिसेंटली उज्जैन श्री महाकाल और ओमकारेश्वर के दर्शन करके फिर यहीं पे हैं तीसरे जो आज पूरे हुए हैं दर्शन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही अच्छा अनुभव। ओम नमः शिवाय। Both Shaktipeeth and Jyotirlinga situated in one prakara. So second Jyotirlinga and sixth Shaktipeeth. On an average, the footfall of Sri Salem is 30 to 35,000. On peak days, it touches nearly 50 to 60,000. During Mahashivratri and festivals, even 85 to 1 lakh above. We are catering the needs of pilgrims. पीएम श्री शैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे। इस स्मारक परिसर में एक ध्यान मंदिर है जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतिष्ठित किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। इसके केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा है। उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते अगली खबर का। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीबीआई के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में भगोड़ों को ट्रैक करने और उन्हें भारत वापस लाने के प्रयासों पर चर्चा होगी। इस दौरान गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित अन्य हितधारक भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। दरअसल कई देशों में वांछित भारतीय भगोड़ों के संबंध में 300 से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं। सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां और विशेषज्ञ इन चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे ताकि इन भगोड़े अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विदेशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का प्रभावी उपयोग, भगोड़े अपराधियों का पता लगाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग, भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और वांछित भगोड़ों के वित्तीय फुटप्रिंट का विश्लेषण सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। नार्को, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आर्थिक अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एनएसजी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। उन्होंने अटूट वीरता और बलिदान से हमारे राष्ट्र की रक्षा करके युद्ध उत्कृष्टता के स्वर्णिम मानक स्थापित किए हैं। राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन। खबरों में बढ़ते हैं आगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। प्रधानमंत्री अमरसूरिया आज सुबह अपनी पहली यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। वो आज से 18 अक्टूबर तक भारत में ही रहेंगी। इस दौरान वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलकर प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री अमरसूरिया शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श के लिए आईआईटी दिल्ली और नीति आयोग का दौरा करेंगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा होने के नाते वो अपने संस्थान का भी दौरा करेंगी। और अब खबरें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि यहां सियासी सरगर्मी तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में भाजपा ने कुल 18 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें भाजपा ने रामनगर विधानसभा सीट से नंदकिशोर राम को टिकट दिया है। इसके अलावा नरकटियागंज से संजय पांडे, चनपटिया से उमाकांत सिंह और रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह भाजपा की ओर से चुनाव लड़ेंगे। कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह, राघोपुर से सतीश कुमार यादव, मोहनिया से संगीता कुमारी और गोह से रणविजय सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं बायसी से विनोद यादव, बिहरपुर से कुमार शैलेंद्र और पिरपैंती से मुरारी पासवान को टिकट दिया गया है। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एनडीए गठबंधन में उनके खाते में आई 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी गई है, जबकि 2 सीटें ऐसी हैं, बाजपट्टी और पारू विधानसभा, जो अभी भी खाली हैं। इससे पहले कल उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से अपनी कुछ बातों को लेकर मुलाकात की थी। इसके बाद दिल्ली से पटना पहुंचते ही उन्होंने 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार तेज है। आरएलएम ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं 2 सीट ऐसी है जिस पर अभी भी उम्मीदवारी घोषित नहीं की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। However, the process of reform itself is being used to derail that agenda. As a result, I'm sorry to say, historical injustices still continue. India affirms its commitment to assume greater responsibilities in a reformed United Nations and in a reformed multilateralism. Now, this brings me to the core of our discussions, UN peacekeeping. Since its inception, it has been a testament to what we can achieve when nations unite for a larger cause. Our peacekeepers have been really a powerful force for good. These brave sons and daughters put their lives on the line to protect civilians, to deliver humanitarian aid, and to support fragile peace processes. They are the real torchbearers of multilateralism. Now, let me honor today the more than 4,000 UN and 182 Indian peacekeepers who have made the ultimate sacrifice in the line of duty. They stand out as a testament to bravery, and their legacy remains a solemn call to action for all of us. We must ensure that their message lives on. Now, as you would all be aware, peacekeeping was not originally envisaged in the UN Charter. The very concept of peacekeeping has evolved over the years. Currently, it draws its mandate from the decisions of the UN Security Council. Changing geopolitical dynamics, the complexities of world affairs, and the nature of conflicts have all shaped the demands of peacekeeping. We all recognize that peacekeeping has been the flagship endeavor and the most effective instrument of the United Nations. When it comes to peacekeeping operations, allow me to flag 7 concerns for your collective consideration. 1, troop contributing countries as well as host states must be consulted while formulating mandates of peacekeeping missions. 2, peacekeeping can only be effective if mandates are commensurate with the resources allocated to the missions.
3, these mandates must always be realistic and always be clear. 4, the primary responsibility for protection of civilians still lies with the host state. 5, technology and peacekeeping go hand in hand and is, in fact, a force multiplier in peacekeeping operations. As a nation that has embraced innovation, let me underline that India stands ready to be a technology demonstrator to enhance the operational capacity of peacekeeping. 6, to address the needs of strategic communication, we must strive to counter mis- and disinformation. The role of ICT is therefore very important. And 7, paramount importance must be given to the safety and security of peacekeepers. We must always ensure that perpetrators of any attack on them must be brought to justice. Now, ladies and gentlemen, the nature of conflict has clearly changed. The clear lines of state-on-state warfare have been blurred. We often face on the ground a complex and ambiguous matrix of non-state actors, of armed groups, and of terrorist organizations. These entities operate outside the norms of international law, employ asymmetric tactics from IEDs to cyber warfare, making our work more dangerous and more unpredictable. The traditional role of a peacekeeper as a buffer between two warring states has also evolved significantly. Today, our peacekeepers must be prepared to protect civilians from harm, respond to humanitarian crises, and yet operate in environments where the enemy wears no uniform and respects no rules. This difficult reality demands a new paradigm for peacekeeping. It requires enhanced training, sophisticated technology, and a reevaluation of our mandates. We must equip peacekeepers to deal with asymmetric threats, ensure their own safety, and yet deliver on their missions. That means investing in surveillance systems, protective gear, cyber capabilities, and mission preparedness of the highest standard. It is likely that the peacekeeping budget will see headwinds. We will need to see how we can overcome this constraint while adhering to the core principles of maintenance of peace and security. This should also be an opportunity to undertake measures of making UN peacekeeping more financially and administratively rigorous, like winding down obsolete missions that have outlived their purpose. For India, participation in UN peace operations is a profound expression of our responsibility as a member state and of our belief in global commitments. Since inception, we have contributed over 300,000 troops cumulatively, making us the world's largest troop contributing country. Our peacekeepers have served and are serving with distinction and professionalism in some of the world's most challenging theaters. This includes South Sudan, Lebanon, Syria, and the DRC, amongst others. This sustained commitment stems from our conviction that peace anywhere strengthens peace everywhere. We also take great pride that we have walked the talk in our commitment towards women, peace, and security. Our women peacekeepers have demonstrated the unique impact that they have. They build trust in communities and give hope to vulnerable populations, especially women and children.
तो यूएनटीसीसी कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने जियो पॉलिटिक्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से जियो पॉलिटिक्स में अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने भारतीय पीस कीपर्स को दुनिया में शांति की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाने वाला बताया। इसके साथ साथ उन्होंने तकनीक पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तकनीक और पीस कीपर्स एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने ये भी कहा अपने संबोधन में कि पीस कीपिंग संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण घटक के तौर पर देखा जा रहा है। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात करते हैं GST बचत उत्सव की। तो GST के नए सुधार रियल एस्टेट व्यवसायियों के लिए नया बूम लेकर आया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर GST घटने से आम लोग सहित बिल्डर्स और रियल एस्टेट कारोबारियों को काफी फायदा हुआ है। जो सरकार ने GST में जो कटौती की और रेट डिक्रीज किया, उसमें से सीमेंट, ग्रेनाइट, स्टोन, ईंट, पत्थर कई चीज़ में भाव कम कर दिया। उसके हिसाब से ये हमारा रियल एस्टेट में काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उसका फ़ायदा जो हम हमारे जो एंड यूज़र है उनको हम देंगे तो उन लोग को जो अफोर्डेबल हाउस वाले हैं उनको तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और हमारा देश के जो बड़ा प्रधान है नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है कि मेरा देश का एक इकोनॉमिक थोड़ा इंक्रीज हुए, तो इसमें जो GDP जो हमारा देश का है इसमें रियल एस्टेट का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। उसके हिसाब से GDP भी बढ़ेगा और देश की समृद्धि भी बढ़ेगी। और GST के नए सुधार से अलीगढ़ जिले के उद्यमी भी खासे खुश हैं। उद्यमियों का कहना है कि सरकार ने उद्यमियों के लिए GST में संशोधन करके बहुत अच्छा काम किया है। इससे उद्यमियों के लिए तो फायदा हुआ ही है, कारोबार को भी लाभ मिल रहा है। GST कम होने से सिर्फ हमें ही नहीं, जो व्यापारी हमसे जुड़ के काम करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, उनको भी थोड़ा सा दरों में फ़ायदा हुआ। तो उससे हमारे लिए भी रेट सस्ते हुए, हमारे लिए रेट सस्ते हुए तो हम आगे GST में भी फ़ायदा दे पाए। तो GST का फ़ायदा और रॉ मटेरियल के रेटों का फ़ायदा, दोनों तरीके के फ़ायदे मिलाकर कस्टमर को एक अच्छा फ़ायदा मिला, जिससे हमारे से जो रिटेलर्स जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा मिला, उन्होंने कस्टमर को फ़ायदा दिया। अपने घरों में सजावट करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत सारी चीज़ें हमारी उपयोग में आती हैं, तो उनमें लोगों का बजट बिगड़ जाता था कि ये चीज़ बहुत महंगी है, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले हमारा ये जो इसमें 12% की GST थी, सरकार ने इसमें बहुत अद्वितीय पहल करके 5% लाई है। उससे जो एंड यूज़र हैं उनको बहुत राहत मिली है। 7% का एक सीधा बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे मार्केट में काफ़ी वो उछाल है। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।